लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद अभी थमा ही नहीं था कि प्रयागराज में रेलवे की वेटिंग रूम में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। मदरसे के एक शिक्षक ने बच्चों के साथ नमाज अदा की। प्रयागराज स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस से 2 आदमियों के साथ 15 नाबालिगों और 6 बालिग बच्चों को उतारा गया। जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति की टीम पहुंची और बच्चों से पूछताछ में जुट गई। इस दौरान शाम के 7 बजे तो शिक्षक अब्दुल रब वेटिंग रूम में ही बच्चों के साथ नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान वहां मौजूद जीआरपी या आरपीएफ स्टाफ ने उन्हें नहीं रोका। वेटिंग रूम में नमाज पढ़ा जा रहा है और इनको नमाज पढ़ने से किसी ने यहाँ पर रोका नहीं, जबकि ये एक तरह से रेलवे की जगह है और यहाँ पर ये कॉमन जगह है। एक निजी संस्थान ने पुलिस को इन बच्चों के बारे में सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों को ट्रेन से उतारा और पूछताछ की। शिक्षक के मुताबिक 15 नाबालिग बच्चों को फतेहपुर के एक मदरसे ले जाया जा रहा था। हालांकि अधिकारियों ने दावा किया कि अधिकतर बच्चे 9 से 11 साल की उम्र के थे, जिन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। झारखंड के कई जिलों में स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़कर पहचान बदलने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इससे पहले जुमे की नमाज के लिए शुक्रवार के दिन छुट्टी किए जाने पर भी राज्य के कई शहरों में बवाल मचा था। और इसी बीच ये नया हंगामा खड़ा हो गया कि कई स्कूलों की पहचान बदली जा रही है। आरोप है कि सरकार की नाक के नीचे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सिलसिले में रांची हाईकोर्ट में एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसके जरिए कोर्ट से यह अपील की गई कि सरकारी स्कूलों के नाम बदलने पर रोक लगाई जाए। आरोप लगाया गया कि मुस्लिम समुदाय की ज्यादा आबादी वाले इलाकों के कई सरकारी स्कूलों के नाम के आगे जबरदस्ती उर्दू स्कूल लिखा जा रहा है। और इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इन स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार के दिन स्कूलों की छुट्टी की जा रही है। यही नहीं, सरकारी स्कूलों में प्रार्थना करने के तरीके में भी बदलाव किया जा रहा है, जिस पर हाई कोर्ट से जांच कराने की मांग की गई। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए। कई स्कूलों से ये रिपोर्ट आई है कि हिंदू बच्चों को एडमिशन तक नहीं लेने दिया जा रहा है। कहा यह भी गया कि सरकारी स्कूलों में इस तरह की साजिश जामताड़ा, पाकुड़, गढ़वा, दुमका और लोहरदगा समेत कई जिलों में पिछले कई साल से चल रही है। और झारखंड के लोहरदगा में तो ये मामला जैसे ही सामने आया, जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। वहां के स्कूलों से पढ़ाई कर चुके कई छात्रों ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई और उन्होंने सबूत के तौर पर स्कूल से मिले अपने प्रमाण पत्र भी दिखाए, जिनमें कहीं भी स्कूल के नाम में उर्दू शब्द नहीं था। यानी जब वो अपने स्कूल में पढ़ाई करते थे तब वो एक सामान्य स्कूल था, लेकिन आरोप है कि अब वो उर्दू स्कूल के नाम से जाना जाता है। कई लोगों ने लोहरदगा के बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत से इसकी शिकायत की। उर्दू नाम को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति है कि ये सामान्य विद्यालय था। मामले ने जब तूल पकड़ा तब जिला प्रशासन ने उन सरकारी स्कूलों को सख्त हिदायत दे दी। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनुमान्य है वही नाम जो है वो लिखा जाना चाहिए। उसे उसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। इस बीच जामताड़ा के कई स्कूलों में रविवार की बजाय जुमे के दिन छुट्टी किए जाने के मामले पर शिक्षा विभाग ने कई कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश कर दी। हॉलैंड के रॉटरडैम में जबरदस्त टक्कर का वीडियो सामने आया है, जहां हादसा सड़क पर नहीं हुआ बल्कि पानी में हुआ है। क्रूज और बोट में आपस में टक्कर हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें एक बोट नजर आती है जो तेज रफ्तार से पुल के नीचे से गुजरती है। उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा क्रूज भी चलता दिखा, लेकिन पुल के नीचे से गुजरने के बाद बोट ने अपना रास्ता बदल लिया और उसने उल्टे हाथ की तरफ बने किनारे की तरफ जाने की कोशिश की। बस बोट के ड्राइवर की यही गलती बोट में सवार लोगों के लिए भारी पड़ गई और वो बोट क्रूज के ठीक सामने आ गई। क्रूज ने बोट को टक्कर मार दी, जिसके बाद बोट में सवार कई यात्री पानी में गिर गए, जिनको जल्द ही रेस्क्यू कर लिया गया। घटना हॉलैंड के रॉटरडैम में हुई, जिसे किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब वायरल हो गया। पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत से झटका लगा। आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर से हथियार मिलने के एक और मामले में पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अमरनाथ जा रहे कुछ श्रद्धालु एक सड़क हादसे के दौरान घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीन में जारी कोरोना बंदिशों की वजह से इस साल भी शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट रद्द हो गया। बेतहाशा गर्मी यूरोप को ऐसे झुलसा रही है जैसे 2022 नहीं बल्कि 2052 चल रहा हो। स्पेन में 10 दिनों की हीट वेव में 500 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। पुर्तगाल में तो गर्मी से मौत का आंकड़ा 1000 को पार कर चुका है। यूरोप में पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। आप सोचेंगे कि 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान कौन सी बड़ी बात है। उत्तर भारत तो ये हर साल सहता, लेकिन यूरोप के लिए ये वाकई बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इतनी गर्मी वहां के लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि पहली बात तो ये कि यूरोप ठंडी जगह है,
इसलिए न तो वहां के लोगों का शरीर 40 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी सहने के लिए तैयार होता है और न ही वहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी गर्मी के हिसाब से बनाया गया है। यूरोप के कई देशों में इमारतें 20 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री तक ज्यादा गर्मी झेलने लायक नहीं है और वहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस छू रहा है। यूरोप की जबरदस्त ठंड को ध्यान में रखते हुए वहां की इमारतें और मकान बनाए गए हैं। उत्तरी यूरोप में ज्यादातर मकान ऐसे हैं जो हीट ट्रैप कर सकें, ताकि बाहर कड़ाके की ठंड में भी इंसान को घर के अंदर गर्मी का एहसास हो। वहां ठंड इतनी होती है कि ज्यादातर घरों, दफ्तरों और दुकानों में एयर कंडीशनिंग का सिस्टम भी नहीं होता। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक यूरोप के 5% से भी कम मकानों में एयर कंडीशनिंग होती है। अब सोचिए कि गर्माहट बनाए रखने वाले ऐसे मकान 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में इंसान का क्या हाल करेंगे। ऊपर से वहां सरकारें लोगों से कह रही हैं कि गर्मी में बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें। घर तो खुद आग की भट्टी बने हुए हैं। यूरोप के देशों के पास भले ही खूब पैसा है, लेकिन इस भयानक गर्मी ने उनकी कमजोरी की पोल खोलकर रख दी है। वो ये कि ऐसी गर्मी से निपटने के लिए उसकी कोई तैयारी नहीं। यूरोप का ज्यादातर हिस्सा बड़े बड़े विकसित शहरों का है। यूरोपियन यूनियन के लगभग 72% लोग शहरों में ही रहते हैं। उन शहरों का कंक्रीट, ग्लास और स्टील से बना इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां हरियाली, पेड़ पौधों और छांव से भरे इलाकों की कमी गर्मी में उन्हें आग का गोला बना देती है। इसी वजह से फ्रांस में सिटी काउंसिलों ने म्यूजियम और कुछ दूसरी एयर कंडीशन जगहों को मुफ्त कर दिया है, ताकि लोग गर्मी में वहां पनाह ले सकें। ये तो महज ट्रेलर है। गर्मी के मौसम के 2 महीने अभी और बाकी हैं। यूरोप की ये बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि उसके पुर्तगाल में जुलाई में ही पारा 47 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। यूपी के मिर्जापुर में हुई जोरदार बारिश ने वहां के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद अस्पताल और बैंक में भी पानी घुस गया, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी खुद हाथों से पानी को बाहर निकालते नजर आए। रात को हुई जोरदार बारिश की वजह से बैंक में इतना पानी भर गया कि उसे निकालने के लिए काफी देर तक मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं, वहां के एक सरकारी अस्पताल के अंदर भी पानी घुस गया, जिसके बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि बाद में पानी को बाहर निकाला गया। उधर पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार इंडिगो के एक विमान में बैठे एक यात्री ने अपने पास बम होने का दावा किया, जिसके बाद आनन फानन में फ्लाइट को उड़ान भरने से रोक दिया गया और पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। बम निरोधक दस्ता पूरे साजो सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। इसके साथ ही विस्फोटक का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड को भी वहां लाया गया। हालांकि काफी देर तक चली जांच के बाद विमान से कोई बम नहीं मिला, लेकिन ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे भड़के यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि बम होने का दावा करने वाले का नाम ऋषि चंद है, जिसे CISF ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वहीं इंडिगो ने रद्द की गई फ्लाइट के यात्रियों के लिए दूसरे विमान का इंतजाम करने की बात कही। आर्थिक संकट और जनता के प्रदर्शन से जूझ रहे श्रीलंका में अब सेना का एक्शन शुरू हो चुका है। बीती देर रात राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सेना को तैनात कर दिया गया। हजारों जवान सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ ही उनके टेंट और दूसरे सामानों को भी जबरन वहां से हटा दिया। आपको बता दें कि श्रीलंका में सरकार ने इमरजेंसी लगा दी थी और कल ही रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी।